प्रिय अभ्यर्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जल्द ही एक और वीडियो लेकर आऊँगा आपके समक्ष, तो अब वो समय आ गया है। प्रिय अभ्यर्थियों, मैं आपसे जो बात साझा करना चाहता हूँ वह यह है कि मैंने पिछले 10 वर्षों के बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स का सूक्ष्म अवलोकन किया और इस आधार पर मैं जिस एक औसत नतीजे पर पहुंचा कि बीपीएससी में आप सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं और उनको वरीयता दे सकते हैं कि किन को ज़्यादा समय देना है, किन विषय को कम समय देना है। क्योंकि जो 10 साल के ट्रेंड एनालिसिस से मैंने पाया कि जो 150 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं बीपीएससी के द्वारा सिविल सेवा एग्ज़ाम के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न, जैसा कि आप सब भी जानते होंगे, इतने लंबे समय से जो लोग भी तैयारी करता है उनको खुद ही पता होता है, लेकिन मैं इसमें कुछ और भी तथ्य आपको बताऊंगा। तो जैसे कि भारतीय इतिहास, 150 प्रश्नों में कम से कम 30 से 35 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ भारत के इतिहास से आता है और बाकी बिहार का इतिहास भी इसमें जुड़ जाता है, तो वो 40 प्लस सवाल हो जाता है भारतीय इतिहास के लिए। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आते हैं वो भारतीय इतिहास से आते हैं। और अगर आप भारतीय इतिहास के भी 10 जो सवाल पूछे गए, अगर वो 10 वर्षों का आप अवलोकन करते हैं तो आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा सवाल आधुनिक भारत के इतिहास से आता है, अब तक आया है पिछले 10 से 15 वर्षों में। उसके बाद जो सवाल होते हैं वो प्राचीन भारत के इतिहास और फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास से पूछे गए हैं। यही एक ट्रेंड शो करता है और अगर आप उसमें भी गहराई से मूल्यांकन करेंगे तो पाएंगे कि आधुनिक भारत में भी 1857 से लेकर 1947 तक का जो इतिहास है उसी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए। और बिहार के इतिहास में भी 1857 से लेकर 1947 तक बिहार ने जिन जिन राष्ट्रीय आंदोलनों में अपना कंट्रीब्यूशन किया उन्हीं पे सवाल आते हैं। तो इस तरह से 1857 से 1947 का जो ये सेक्शन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, जिसकी शुरुआत हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से ही मानते हैं, वो एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसलिए अगर आप भारतीय इतिहास में, तो हमें सबसे ज़्यादा महत्व आधुनिक भारत को ही देना है और आधुनिक भारत में भी सबसे ध्यान से, बहुत ही माइन्यूटली और बहुत अच्छे से फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ 1857 से लेकर 1947 तक के इतिहास को जरूर पढ़ना चाहिए। और अगर प्राचीन भारत की बात करें तो हड़प्पा, वैदिक, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव और अन्य छोटे छोटे जो धर्म का उदय हुआ, इसके अलावा मौर्य काल और गुप्त काल, ये प्राचीन भारत के इतिहास के लिए बीपीएससी के पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं। तो प्राचीन भारत में आप इन टॉपिक्स पे ध्यान देंगे तो फ़ायदा होगा, ज़्यादा ध्यान देंगे तो, क्योंकि इन्हीं से सवाल आते रहे हैं। और मध्यकालीन भारत में 2 मेजर पोर्शन है, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल। तो अगर दिल्ली सल्तनत मुग़ल काल को ज़्यादा समय देते हैं तो अधिकांश मध्यकालीन भारत के सवाल इसी से बन जाते हैं। हाँ, इसके अलावा 1-2 पूर्व मध्यकाल और जो सेक्शन है उससे बहुत छिटपुट सवाल आए हैं, लेकिन अधिकांश सवाल इन्हीं दोनों सेक्शन से आए हैं। और अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो अगर भारतीय भूगोल की बात की जाए तो उस 150 सवालों में भारतीय भूगोल से 15 से 20 सवाल आते हैं और इससे बढ़ इसलिए जाता है, 15 से 20 दिखता है, लेकिन बिहार के भूगोल, जो बिहार का स्पेशल पूछा जाता है, उसमें बिहार के भूगोल के भी 4-5 सवाल ऐड ऑन हो जाते हैं। इसलिए भारत का भूगोल प्लस बिहार का भूगोल अगर मिला दें तो करीब 22 से 25 सवाल हो जाता है। और भूगोल में भी अगर आप 10 साल के ट्रेंड एनालिसिस को देखें तो भूगोल में भी सबसे ज़्यादा भारत के भूगोल से सवाल आए हैं। अब भारत का भूगोल तो एक बड़ा सिलेबस है। भारत के भूगोल में 5-6 ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हम कम समय में ज़्यादा गेन करते हैं। जैसे भारत के भूगोल में सबसे ज़्यादा तो एक आसान, जैसे मैं भी अपने क्लासेस लेता हूँ तो मैं एक सामान्य परिचय बताता हूँ और उसी से 2-3 सवाल आ जाते हैं, भारत का एक सामान्य परिचय। उसके बाद भारत के भौतिक प्रदेश हैं, अपवाह तंत्र है, जलवायु है,
मिट्टी है, प्राकृतिक वनस्पति है और खनिज संसाधन। प्राकृतिक वनस्पति में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, उससे सवाल जरूर आते हैं और खनिज संसाधन से भी जरूर आते हैं। तो भारत के भूगोल में इन टॉपिक से ही सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं। तो भारत का भूगोल पढ़िए सब, लेकिन इन टॉपिक्स पे ज़्यादा कंसोलिडेट करने की ज़रूरत होती है। बिहार के भूगोल में भी जो मैंने सारे ये टॉपिक्स बोले भारत के भूगोल के संदर्भ में, वो बिहार के भूगोल में भी प्रासंगिक हैं। जैसे बिहार का एक सामान्य परिचय, बिहार के भौतिक प्रदेश, बिहार के खनिज संसाधन, बिहार में बहने वाली नदियों का वर्णन, बिहार की प्राकृतिक वनस्पति और बिहार में कृषि, ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो और इवन भारत के भूगोल में भी कृषि बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर तीसरे नंबर पर भूगोल में बात करें तो जो एक सामान्य भौतिक भूगोल होता है, उससे 2-4 सवाल आते हैं। और सामान्य भौतिक भूगोल का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें क्या पढ़ें कि कम पढ़ के सामान्य भौतिक भूगोल में जो 2-3 सवाल आते हैं उससे हो जाए। तो समुद्र विज्ञान में समुद्री जलधाराएं, समुद्री महासागरीय लवणता, ज्वार भाटा, प्रवाल भित्ति, अगर ये 4 टॉपिक हम लोग महासागर वाले ओशनोग्राफी से करते हैं तो काफ़ी होगा प्रीलिम्स के लिए। और जलवायु विज्ञान में वायुमंडल का त्रिकोशिकीय परिसंचरण या वायुमंडल का संगठन, संरचना, चक्रवात, इनको करें तो फ़ायदा होगा, वायुदाब की पेटियाँ। और मिसलेनियस में जियोमॉर्फोलॉजी में आएंगे तो आपको जितने सिद्धांत हैं, जैसे बीपीएससी में आजकल ट्रेंड है कोई एक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। पिछली बार पूछा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, अल्फ्रेड वेगनर। उसी तरह जो 4-5 सिद्धांत हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत या कन्वेंशनल करंट संवहन तरंग सिद्धांत, इनके प्रतिपादक कौन है, इनका नाम याद होना चाहिए। अपर्दन चक्र सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, डेविस पेंक, इनका नाम याद होना चाहिए। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस बीपीएससी में प्रायः पूछे जाते हैं। और उसके अलावा ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो पूरे संसार के ज्वालामुखी के बारे में, कौन सक्रिय है, निष्क्रिय है, सुषुप्त है, कौन सबसे ज़्यादा सक्रिय है, कौन सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, ऐसे तथ्य पूछे जाते हैं। और फिर भूकंप, तो भूकंप भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी। तो इतने सारे टॉपिक अगर हम करते हैं तो सामान्य भौतिक भूगोल के जो 2-3 सवाल आते हैं वो आसानी से हो जाते हैं। और रही बात कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप, तो एक सरसरी निगाह, जैसे मैं अपनी क्लास में बताया भी हूँ, बताता भी हूँ कि सारे महाद्वीपों का जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो एक रीडिंग में फ्री फ्लो में उसको पढ़ जाइए, उसको रटने का प्रयास मत करिए। जितना मैंने बताया विश्व भूगोल में, इतना भौतिक भूगोल में उतना पर्याप्त होता है। हाँ, जहाँ तक विश्व भूगोल की बात है तो कॉन्टिनेंट्स को तो आप पढ़ लें, और उसके बाद जैसे मैं कराता भी हूँ, आप सब करते भी हैं कि विश्व की सारी पर्वत चोटियाँ। अब पर्वत चोटियाँ करेंगे तो सबसे पुराने वलित पर्वत, फिर सबसे नवीन वलित, जो नवीन वलित पर्वत हैं वो, या ज्वालामुखी पर्वत हैं वो दुनिया भर में, उसको देख जाइए। फिर विश्व के मरुस्थल देख जाइए, उसमें हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट दोनों देख जाइए। फिर विश्व के घास के मैदान भी देख जाइए, उसमें भी टेम्परेट और ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड्स हैं वो कर जाइए। और इसके बाद विश्व की झीलें हैं, विश्व की नदियां हैं, इतना कर लेते हैं तो विश्व भूगोल से भी आपको आसानी से जो 2-3 सवाल आते हैं वो आप कर ले जाते हैं। इससे ज़्यादा सवाल आते नहीं हैं, ये दायरे से, इससे दायरे से बाहर नहीं आते। और इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा उस 150 प्रश्नों में कि अगर आप भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, करंट अफेयर्स और सामान्य विज्ञान, इन 4 खंडों पर अगर आप ध्यान देंगे ना तो सिर्फ इन्हीं 4 खंडों से 100 से 105 सवाल आते हैं। और अगर आप इन 4 खंडों पर बहुत ज़्यादा कमांड करेंगे तो उन 105 सवालों में से 90 सवाल सही किए जा सकते हैं, ईजीली किए जा सकते हैं। बस वो स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो भारतीय इतिहास के बाद मैंने भारतीय भूगोल के बारे में आपसे डिस्कस किया। अब करेंट अफेयर्स और साइंस और इकोनॉमी और पॉलिटी, इन सब पर कैसे रणनीति बनाएं और कितने प्रश्न आते हैं, इसको मैं अपने अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो अरुचिकर हो जाता है। इसीलिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि पहले तो मैं आपके सामने एक अच्छा ट्रेंड एनालिसिस रखूं, और ट्रेंड एनालिसिस रखने के बाद मैं आपको बताऊंगा
इनफैक्ट आपकी मदद करूँगा एक अच्छा सा स्टडी प्लान बनाने में कि बचे हुए समय में आप किस प्रकार स्टडी करें कि आप विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम एक समय सीमा के अंदर अच्छे से तैयार हो जाए। टेस्ट सीरीज़ का काफ़ी महत्व है, तो ये सब हम अपने आने वाले वीडियोज़ में इन सब की चर्चा करेंगे। हाँ, फ़िलहाल आप ये समझिए कि जो ट्रेंड एनालिसिस है वो बड़ा ज़रूरी है, और मैंने अभी भारतीय इतिहास और भारत के भूगोल पे जो प्रकाश डाला, उसके बाद मैं अन्य सेगमेंट्स पर भी ध्यान अपने अगले वीडियो में दूँगा। थैंक यू। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।